नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 जारी है और इस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? रोलिंग के नाम से जाना जाता है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? यह 2004 में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? पहली जो थी 1951 से 56 और द्वितीय 1956 से 61। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? वास्तविक विकास दर इस योजना की 6% थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 97 और उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% थी। भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 17 तक चली थी। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। नीति NITI का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इसकी समयावधि 2007 से 2012 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? PC महालनोबिस के नेतृत्व में। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन एक है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। यह कथन तो सही है। दूसरा कथन 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य मॉनिटरेबल टारगेट्स निर्धारित किए थे। यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, 1 और 2 दोनों। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए
खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये सब उद्देश्य था। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है। ये जो है निम्न स्तर की ओर ले जाती है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। हरित क्रांति जो है पंजाब में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। देखिए, सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी ये तो होता नहीं है। खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि, जब खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो आयात में वृद्धि क्यों होगी? खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि। जब उत्पादन अधिक होगा तो मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV हाई यील्ड वेराइटीज बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बीज निगम। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। सही है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। तो ये जो है मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में इसका उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? इसकी कमी में सबसे बड़ी कमी थी पर्यावरणीय अवनयन। पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव पड़े। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है, वह जो है विपणित अधिशेष कहलाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। लघु उद्योगों को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। SME का पूर्ण रूप है स्मॉल एंड डैश एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड। किसी देश की डैश विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण उद्योगों के विकास से किसी देश का क्या मापा जाता है? आर्थिक मजबूती। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका प्रमुख उपयोग है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? देखिए, आय का समान वितरण, क्रय शक्ति क्षमता, प्रति व्यक्ति आय, इनका उपयोग होता है। रोजगार का उपयोग नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी का कार्य जो है इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। निर्यात को, एक्सपोर्ट को एक कारक के रूप में लिया जाता है। डैश बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग माइनस नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी पीडीआई। दिए गए विकल्पों में से वैयक्तिक प्रयोज्य आय पीडीआई बराबर वैयक्तिक आय बराबर वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल जो है नेट का क्लिष्ट हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय आय बराबर सी जो घरेलू खपत है और जी यहाँ पे पूछ रहा है जी का मतलब क्या है, प्लस आई निवेश व्यय प्लस एनएक्स शुद्ध निर्यात। तो यहाँ पे जी का मतलब होता है सरकारी व्यय। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप है फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से प्राप्त होता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? इसमें से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। निर्गम मूल्य क्या है यानी ऑफरिंग प्राइस, यह जो है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सांविधिक चल निधि अनुपात। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? उस समय जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी जो थी वो 38.6% थी। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास है ये अधिकार? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR। भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से तरलता अवशोषित करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार होता है, उसे डैश कहा जाता है। उसे बैंक दर या MSF कहा जाता है। RBI के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? मोरल सुएशन या नैतिक अनुनय जो है, नैतिक अनुनय प्रकृति में गुणात्मक है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें डैश भी कहा जाता है। इन्हें जो है फिएट मनी या कानूनी निविदा भी कहा जाता है। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि क्या होगी तो यह एक प्रकार का बोझ है, कम होगी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? M1 जो है सबसे अधिक तरल है। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश कर सकती है। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है। सही कथन है एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का, रेगुलेट करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली। इसका उत्तर जो है हो जाएगा 1990। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं। वैसी वस्तुएं जिन पर किसी संस्था का स्वामित्व होता है वो उन संस्था की परिसंपत्तियां एसेट्स कहलाती हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। माइक्रो फाइनेंस संस्था जो है कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो जब वापस करना पड़ता है तो ये देयता का निर्माण करते हैं। डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंध पत्र बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री कहलाती है। खुले बाजार की क्रियाएं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? ये 1950-51 में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन डी गलत है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये कथन गलत है क्योंकि मौद्रिक नीति के लिए भी केंद्रीय बैंक ही उत्तरदायी है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? वो गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वह जो है राजस्व बजट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है?
देखिए, योजना राजस्व व्यय, गैर कर राजस्व सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा है। योजना पूंजीगत व्यय ये सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। डैश एक अधिनियम था जो वस्तुओं या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। इसका जो उत्तर है वो है जीएसटी एक्ट, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। बजट जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा इसका उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, डैश की स्थिति कहलाती है, संतुलित बजट की स्थिति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बाकी ये सब फर्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। निवल मूल्य बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई है, इसे आप समझिए नेटवर्थ जो है बराबर परिसंपत्तियां माइनस क्या हो जाएगा, देयताएं यानी देनदारी। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज। डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। ये जो है 1997-98 से बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। 31 मार्च 1997 से। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। बी, पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों, ट्रेजरी बिल्स की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। पूछ रहा है सही कथन या कथनों को पहचानिए। इसमें जो है केवल ए इसका सही कथन हो जाएगा। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। ये कथन सही है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह भी सही कथन है। पूछ रहा है सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए, तो दोनों कथन सही हैं। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशुल्क और कोटा, यानी टैरिफ और कोटा। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? कथन देखते हैं। पहला कथन है, राजस्व व्यय
केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। सही कथन है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। ये कथन भी सही है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? जिस व्यय से भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है उसे राजस्व व्यय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। जीडीपी अपस्फीति कारक डिफ्लेटर को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। देखिए, जीडीपी अपस्फीति कारक को निहित या अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो अधिकतम मुद्रास्फीति जो है वर्ष 1974-75 में दर्ज की गई थी। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों के कारण, यानी टैरिफ्स के कारण। डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। देखिए, ए में दिया हुआ है टैरिफ, बी में कोटा। ये दोनों ही आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात इसमें मदद करता है। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है। ये जो है मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? इसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है। जब निर्यात आयात से ज़्यादा होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। व्यापार का डैश शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। तो इसे व्यापार का क्या कहा जाता है? अनुकूल शेष। निवल निर्यात, देखिए निवल का मतलब नेट, यानी नेट एक्सपोर्ट। कुल निर्यात, शुद्ध निर्यात बराबर कुल निर्यात, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कुल आयात। माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। माल का निर्यात विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। डैश सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से अधिकता को संदर्भित करता है। जब राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होता है। तो जब निर्यात आयात से ज़्यादा हो तो क्या होता है? व्यापार अधिशेष होता है। डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। यह जो है 1991 में हुई।
वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। उन्हें स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? उनके लिए चक्रीय निर्धन शब्द का प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है। यह योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? यह अवधारणा दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित तरीकों से मापा जाता है। भारत में बेरोजगारी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत यानी कवर्ड किया गया था? पहले चरण में 200 जिलों को कवर किया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? तो इसमें जो है मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होगी। बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। औद्योगिक विकास होने पर बेरोजगारी का क्या होगा? उन्मूलन होगा। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? देखिए, जब किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा आदमी करते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निरपेक्ष निर्धनता या पूर्ण गरीबी कहा जाता है। अमंदी, रिसेशन और महामंदी, डिप्रेशंस के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? गरीबी में कमी 1991 से आने लगी। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। बेरोजगारी दर की गणना जो है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन यानी आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? जब आपूर्ति मांग के बराबर होती है तो उसे बाजार संतुलन की स्थिति कहा जाता है। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है, यानी एक जैसी नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को डैश कहते हैं।
ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं, प्रतिस्पर्धी कहते हैं। डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। इनमें से M3 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की यहाँ पे जो है माल सूची में परिवर्तन, इसका उत्तर हो जाएगा। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? भारत जो है निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करता है? सीधा समझिए कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कौन करता है? यह सर्वेक्षण NSSO करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। यह जो है पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न 127। संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित किया है 2005 को। तो दोस्तों SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए GK GS PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।